जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म द ऑफिसर अड्डा पर। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य धनराज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेके चल रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे कि ईपीएफओ तक अभी हम लोग ने किया था। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं एनडीए और एनए का लास्ट ईयर का जो पेपर था। लास्ट ईयर मतलब 2021 में जो हुआ था, पहला जो चरण हुआ था, उसका पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश से रिलेटेड यूपीएससी को हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे एनडीए है, सीडीएस है या आपका ईपीएफओ है, कोई भी हो, आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन में काम आती है। और खासकर अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, जितने भी पेपर आपको यूपीएससी से जुड़े हुए मिल जाए, क्योंकि एक बहुत अच्छा जो है कमीशन है जिसके पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, उनके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, उनमें बहुत एक्यूरेसी होती है। तो हम लोग वो पेपर को यूपीएससी के टर्म पे लेके चल रहे हैं। इससे भी आपको वोकैबुलरी मिलेगी, ग्रामर्स मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे या इडियम्स मिलेंगे, जो भी है वो सारी चीजें आपको डिफरेंट एग्जाम्स में काम आएंगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बहुत ही ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी और मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजों को बता रहा हूं। देखिए, आंसर्स मिलना बहुत आसान है, कई जगह आंसर मिल जाएंगे आपको। आंसर्स की खुद जो है कमीशन देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको वो चीज कई बार एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता। कई बार उनको डाउट रहता है कि हाँ इसमें एरर है या ये पार्ट सही है, मुझे लग रहा है ये। तो मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने कई सारे के कोर्स लिए हुए हैं और आपके सामने बहुत सारे कोर्स और भी अवेलेबल हैं। एसएससी से लेके बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस, एफकैट, जितने भी कोर्सेस हैं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आपको जो भी बताया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म पर वो बहुत ही सटीक है। क्वेश्चंस का जो ब्यौरा है, या कहने का मतलब जो पीडीएफ्स हैं या जो मैटर है आपको, या हमारे जो टीचर्स हैं बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एनडीए और एनए का 2021 का जो फर्स्ट चरण में पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एनर्जेटिक होकर बैठिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बताइए कि और भी ऐसा हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और भी पेपर्स बताइए जो आपको मिल सके, जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो सके। हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए हैं और आपके सिलेक्शन के लिए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहां पर देखिए, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए मतलब नेवल एकेडमी। एग्जाम है 2021 फर्स्ट दो, क्योंकि एक साल में 2 बार ये होता है। अब देखिए, इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये जनरल एबिलिटी में आता है। तो इसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, बाकी का आपका जीएस का पोर्शन होता है। तो मैं आपका इंग्लिश मेंटर हूं, तो इंग्लिश के जो एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले हैं। अब ये जो आपका जो सेट नंबर जो होते हैं, आप कोई भी पेपर मतलब यूपीएससी में देखेंगे तो ए, बी, सी और डी 4 जो है सेट होते हैं। ये शायद ए सेट नंबर ए का क्वेश्चन है। तो इसमें से पहले जो है आपका शुरू हो रहा है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे। अब सिनोनिम्स देखिए, यूपीएससी ज्यादातर क्या करती है, कोई भी एग्जाम दें आप यूपीएससी के, तो जो सिनोनिम्स है या एंटोनिम्स है जनरली सेंटेंस में यूज करके देता है। सेंटेंस में यूज करके जब वोकैबुलरी आती है तब उसका अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं होती। अब देखिए, अब आपको एक बात और बता दें, जो चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी आपको यहां पर बताया जाएगा। जैसे पहले एक सेंटेंस दिया गया है, आंसर टिक करना अलग बात है, समझना अलग बात है, ताकि भविष्य में आप चीजें कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो उसका नेचर जानना बहुत जरूरी है। नेचर का मतलब क्या है, सबसे पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच जानना जरूरी है कि वो नाउन है या वो एडजेक्टिव है या वो वर्ब है या आपका वो एडवर्ब है। होता है क्या कि 4 ऑप्शन में कई बार ऐसा होगा कि आपको 2 वर्ड भी सेम मीनिंग के मिल सकते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है सर दोनों का मतलब बराबर था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो लेकिन जो उसका नेचर है शब्द का, जैसे इसमें दिया गया है हर स्माइल वाज कॉन्टेजियस लिखा गया। अब देखिए, कॉन्टेजियस तो जो एक वर्ड है आपका, वो आपका एडजेक्टिव है। हालांकि आजकल जो पेपर बनाते हैं उसमें सारे के सारे एडजेक्टिव ही देंगे। देखिए यहाँ पर एएनडी सफिक्स लगा है, ये फुल लगा है, ये आईसी सफिक्स है, और आईएनजी वाला वर्ड है जो प्रेजेंट का वर्ब का आईएनजी वाले फॉर्म के साथ जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कॉन्टेजियस जो वर्ड हुआ करता है, कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक डिसीज है, एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, टच से फैलती है, कांटेक्ट से फैलती है, कहने का मतलब है ना, तो वो बीमारी होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है
हम इसका दूसरे वे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बीमारी के लिए यूज नहीं किया गया। उसकी स्माइल है कि उससे लोग बहुत जल्दी जैसे टच में हो जाते हैं, कांटेक्ट में हो जाते हैं, कहने का मतलब शायद बहुत अट्रैक्टिव होगी, ये कहने का मतलब अपनी तरफ खींच लेती है। तो यहाँ पर देखिए एरोगेंट लिखा गया, डिसरिस्पेक्टफुल लिखा है, सार्कास्टिक, ये तीनों ही शब्द कैसे हैं, निगेटिव है। तो आपका आंसर क्या हो गया, चौथा आपका डी वाला कैचिंग। कैचिंग का मतलब क्या है, कैची कहने जैसे कैची स्लोगन होते हैं, किसी भी दीवार पर कोई स्लोगन ऐसा लिखा होता है कि नजर पड़ते ही उसको हम पढ़ लेते हैं और हमको अच्छा फील करता है, मतलब कराता है। और कई बार मोटिवेशनल जो कैचिंग स्लोगन हम लिखते हैं, बहुत सामने से देखा ही कि उसने मुस्कुराया और अब बहुत अच्छा लगा, दिल बाग बाग हो गया एकदम, उस तरह का। तो आंसर आपका हो गया कैचिंग। अब देखते हैं हम लोग जो दूसरा वर्ड दिया गया है, सेकेंड। और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखिए इसमें सेंटेंस देखेंगे, हर डायनेमिक नेचर इंप्रेस्ड एवरीवन। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस महिला की जो बात करी गई, कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी जो है जब वो पेपर बनाती है तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे निश्चित जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका कोई कहानी निकाल लेता है, तो उस कहानी पे ही पूरे फिल इन द ब्लैंक्स या उसी से संबंधित जो है वोकैबुलरी बना देता है। तो आप देखेंगे इसमें ज्यादातर देखिए सी और सी, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ऐसा नहीं है मैंने पेपर नहीं बनाया, लेकिन काफी मैंने इसमें रिव्यू देखा, रिसर्च किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक कहानी है किसी महिला की, उसी पर सारे के सारे जो है देखिए, आप देखेंगे ये मेरा बनाया हुआ पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रियलाइज होगा सारे जो देखिए जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर देखिए हर स्माइल, हर डायनेमिक, मुझे ऐसा मतलब ऐसा है पूरा का पूरा ये पैसेज ही उठा के 10 क्वेश्चन का सिनोनिम्स या एंटोनिम बना देते हैं। आपको रियलाइज जरूर होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखें अभी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें दिया गया हर डायनेमिक नेचर इंप्रेस्ड एवरीवन। उसका जो डायनेमिक नेचर है, नेचर क्या है यहाँ पर नाउन है और डायनेमिक यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का आंसर होना चाहिए एडजेक्टिव में। देखिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चलायमान या जो मूविंग हो, ये कहने का मतलब है, या जो सक्रिय हो कहने का मतलब, उसको बोलते हैं हम डायनेमिक। अब देखिए इसका सिनोनिम चल रहा है, एंड्योरिंग जैसे लिखा गया, अटेंटिव लिखा गया, इवोल्यूशनरी लिखा गया, जीलस लिखा गया। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जीलस का मतलब एनवियस या ईर्ष्या करने से है, वो नहीं हो सकता। और डायनेमिक का मतलब क्या, उसका नेचर है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो वो इंप्रेस कर लेती है सबको, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर एंड्योर नहीं होगा, अटेंटिव नहीं, अटेंटिव का मतलब अटेंशन से होता है, वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर होगा आपका इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशन का मतलब होता है एक विकास, विकास के सेंस में, मतलब उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, फीचर्स इन द सेंस ऐसा कोई कि गाड़ी नहीं है, फीचर का मतलब उसमें कई सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिससे लोग बहुत जल्दी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी मतलब बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। वैसे भी पर्सनालिटी डायनामिक होती है, लोगों से सुना होगा कि बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो देखे थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, सी वाज लैमेंटिंग हर डेस्टिनी लिखा गया। देखिए उसी पर सी वाज लैमेंटिंग, अब सी वाज लैमेंटिंग हर डेस्टिनी लिखा, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, और लेमेंटिंग का मतलब क्या होता है कि अपने भाग्य को लेकर वो बहुत चिंतित नहीं, मतलब वो उसे ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, रो रही है, मतलब क्राइंग वीपिंग के सेंस में है, मतलब विलाप करना, मतलब ऐसा महसूस कर रहा है कि बहुत बुरी जिंदगी है मेरी। तो लेमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करना, रोना या अपनी जिंदगी को कोसना, उसके सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो सेलिब्रेटिंग दिया गया, देखो अगर एंटोनिम होता तो सेलिब्रेटिंग आंसर होता, जबकि बिमोनिंग एक वर्ड दिया गया है, इसका भी मतलब लगभग यही होता है। ब्लेमिंग का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, और मेकिंग का मतलब बनाना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपका आंसर बी वाला होगा, बी मोर्निंग, क्योंकि बी तो एक वर्ड होता है, जैसे बी लगा दिया आपने, और जबकि इसका मेन जो शब्द है वो मोन। मोन का मतलब होता है विलाप करना, रोना, जैसे कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है तो करहाना जिसको बोलते हैं, या वो धीमी आवाज में रोता है पेट दर्द होने पर या किसी चोट लगने पर। मोर्निंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा रोना, विलाप करना, और बी वर्ड लगाया गया उसको जो है वर्ब बनाने के लिए, इसलिए बिमोर्निंग आंसर होगा इसका बी वाला सेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ नंबर में दिया गया अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एंड ऑर्गेनिक लिखा गया है मैनर। अब देखिए ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो एम है यहाँ पर एन होना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर, तो ऑर्गेनिक मैनर हो गया आपका नाउन, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। मैनर बता रहा कैसा है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपने सुना होगा, एक ऑर्गेनिक होता है एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जैविक। जैविक का मतलब जो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति जो है वही है ऑर्गेनिक, इसलिए लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती करते हैं।
सब्जियां उगाते हैं जिनमें किसी भी तरह का हम लोग केमिकल का यूज नहीं करते, हम जो जैविक खाद का जो पशुओं के गोबर से बनी हुई खाद है उसी का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अननेसेसरी या अनरियलिस्टिक केमिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है प्रकृति या नेचुरल। आंसर बिल्कुल आपका सिंपल लगा, बिल्कुल सिंपल है, नेचुरल। इस 3D नहीं होगा, अनयूजुअल नहीं होगा या डिसिप्लिन नहीं होगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि भाई एनडीए का पेपर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एनडीए की तैयारी करते हो, आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, वोकैबुलरी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई सारे सेक्शन होते हैं तो कोई चीज सिंपल होती है, कोई कठिन होती है, बैलेंसिंग पेपर होता है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ सिंपल कर देंगे, इसमें आगे मिलेगा आपको बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका फिफ्थ नंबर में दिया गया, हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। तो देखिए यहां पर लिखा गया ओरेटरी। ओरेटरी जो है आपका वर्ड, ओरेटरी का मतलब, ओरेटर का मतलब आपने सुना होगा, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता। और यहाँ पर ओरेटरी जैसे लिखा गया है, तो वक्ता का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने में सक्षम है, जो अच्छा बोल पाता है, अच्छा बोलने वाला ओरेटर होता है। ओरेटर के लिए मतलब बोलने वाला। अब यहाँ पर देखिए डिसीट लिखा गया है, जो कि नहीं होगा, धोखा देने से है। लुक्स की बात कर रहा है। नोबेलिटी का मतलब होता है पढ़ा लिखा, जो नोबेल व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, जैसे अरिस्टोक्रेट है, रॉयल पर्सन है, उसको नोबेलिटी बोलते हैं या नोबेल होता है वो। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, एलोक्वेंस। लोक्वेंस जो होता है LOQUENC, ये जो है संबंधित है किससे? स्पीच से। स्पीच से संबंधित शब्द है लोक्वेंस। जैसे सुना होगा अपना लोक्वेंट, सोमनीलोक्वेंट जैसे बोलते हैं। तो जो व्यक्ति जो है नींद में बात करता है, बात करने से है, तो लोक्वेंस का मतलब होता है आपका एलोक्वेंस, वही हो गया आपका ओरेटरी। अच्छा वक्ता, वाक्पटुता, जिसको बहुत अच्छी बातें आती हो और किसी भी विषय पर अच्छे तरीके से बोल सकता है। नेक्स्ट नंबर हमारा 6 है। 6 में लिखा गया, सी इज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। वो एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से समझती है, उसको जानती है, और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज को जानता है, पढ़ता है, तो उससे इंटरेस्ट बनती है, और इंटरेस्ट जब किसी भी चीज में पैदा होता है तो आदमी उसकी तारीफ भी करता है। तो पैटर्न का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार किसी भी चीज में जुड़ा रहा है। जैसे मान लीजिए आप सिंगिंग करते हैं, आप गिटार बजाते हैं, आप डांसिंग करते हैं, आप टीचिंग करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पैटर्न बना देती हैं। तो उसके लिए इसका आंसर देखिए, एंटरप्रेन्योर लिखा गया। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। उसके बाद में क्रिटिक का मतलब होता है जैसे आलोचना करना, लेकिन सही के लिए, एक्चुअली आलोचना करना। बैकर का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करने वाले। बैक ऑफिस होता है ना, बैकर। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर जो है वो होगा आपका एडमायरर। एडमायरर का भी मतलब होता है तारीफ करने वाला या उसको पसंद करने वाला। खासकर जिस काम में आप, जैसे मान लीजिए आप एक्टर हैं, तो एक्टिंग को पसंद करेंगे, तो आप पैटर्न है ऑफ एक्टिंग एंड आर्ट एंड कल्चर, ऐसा कुछ, तो एडमायरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर थोड़ा सा लंबा है, 50 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एरोगेंस लिखा गया। देखिए एरोगेंस में ANC सफिक्स लिखा गया। एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। तो एरोगेंस का मतलब क्या होता है? एरोगेंट एक पर्सन होता है जो घमंडी है, मगरूर जिसको बोलते हैं, अहंकारी है। लेकिन यहाँ पर एरोगेंस लिखा गया। एरोगेंस का मतलब घमंड, अहंकार। नाउन है तो नाउन में नाउन का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कंसर्न है, कंसर्न माने होता है चिंता। उसके बाद में अनप्रिटेंशियसनेस लिखा गया। तो अनप्रिटेंशियस का मतलब देखिए, प्रिटेंशियस जो प्रिटेंड नहीं करता, मतलब ये है। अनप्रिटेंशियसनेस का मतलब कि जो अच्छा व्यक्ति है, बुराई नहीं करता किसी की, ऐसा। उसके बाद में तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। कंसीट और सिंपलिसिटी मतलब सादा। हाँ यही मतलब ये भी होता है। सिंपल व्यक्ति मतलब एक नम्र या विनम्र व्यक्ति जो किसी की बुराई नहीं करता, या सिंपलिसिटी से जुड़ा है, वो किसी साधारण मतलब है जो भी अच्छे से रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला होता है। जबकि इसका जो आंसर है आपका यही होगा, कंसीट। कंसीट का मतलब होता है आपका घमंड या अहंकार, सेम होता है, कंसीट है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है सी वाला ऑप्शन हो गया, ध्यान रखेंगे, सी कंसीट। कंसर्न नहीं होगा। अनप्रिटेंशियसनेस का भी मतलब सिंपलिसिटी होता है, क्योंकि दो मीनिंग एक जैसे हो गए, सिंपलिसिटी से संबंधित नहीं है ये। एरोगेंस है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सी अंडरटुक अ रिकॉग्निशंस ऑफ द इंटायर इशू लिखा। तो देखिए यहां पर देखिए बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, रिवोल्यूशन, उसके बाद में रेटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और रेगुलराइजेशन दिया गया। तो सी अंडरटुक का रिकॉग्निशंस ऑफ द इंटायर इशू। इंटायर इशू की बात करेंगे तो उसको जानना है, उसको परखना है, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करना है। और खासकर ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है जो आर्मी से संबंधित हो। सैन्य सर्वेक्षण कहने का मतलब जैसे मान लो
किसी भी एरिया में मान लीजिए आपको कुछ कोई आर्मी है, जैसे एयरफोर्स है या नेवी है, वहां पर उसका कोई मिशन है और वो उसको अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन अब उसको पहले रेकी करना पड़ेगा, उसके एरिया के बारे में उसको जानना पड़ेगा, एक सैनिक सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी चीजें हैं, घना जंगल है, नदियां है, पहाड़ है, क्या ऐसी चीज है, उसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल साफ सुथरा आंसर मिल रहा है आपका। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रेगुलराइजेशन मतलब नहीं होगा, रेटिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन होता है, रेटिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आंसर बता दूं आपको। रेटिफिकेशन जो वर्ड दिया गया है यहां पर, उसका मतलब होता है कंफर्मेशन, और रेवोल्यूशन का मतलब आप जानते हैं क्रांति हो गया, और इन्वेस्टिगेशन इसका आंसर हो गया। हालांकि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सैन्य से संबंधित है। सैनिक से मतलब क्या, डिफेंस फोर्सेस से, इसे इशू नहीं है, सेम मीनिंग है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया गया नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा गया माय डॉटर इज माय रेप्लिका। तो मेरी जो डॉटर है वो कैसी है, मेरी रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब हूबहू मेरे जैसी है, सेम है, इन द सेंस ऑफ फेशियल फीचर, एकदम फेस कट वैसे ही है, आदतें भी वैसे ही है, मतलब एकदम टू कॉपी जिसको बोलते हैं। तो टू कॉपी के लिए क्या होगा, देखिए प्राइड, क्लोन, लव और ओरिजिनल लिखा गया है। तो क्लोन होगा, क्लोन का मतलब क्या, क्लोनिंग करना क्या कहलाता है, एक जैसा बनाना, बिल्कुल। रेप्लिका मतलब जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, डुप्लीकेट या फिल्मों में देखे होंगे डबल रोल के लिए करते हैं, ऐसा कुछ, तो वो रेप्लिका होता है या क्लोन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्परेरी राइटर्स। देखिए उसका जो सार्डोनिक नेचर है उसकी स्टोरीज का, वो उसे बनाती है क्या, सबसे अलग। स्टैंड आउट मतलब सबसे अलग, जो भी उसके कंटेम्परेरी राइटर्स हैं, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, उसके साथ उसके समय में ही काम करने वाले, तो उससे वो सबसे अलग दिखती है। क्यों, उसका जो नेचर है स्टोरीज का वो कैसा है, सार्डोनिक है। सार्डोनिक का मतलब होता है उपहासपूर्ण, मस्खरा करना। तो यहां पर कंपैशनेट नहीं होगा, इनसाइटफुल नहीं होगा, मोकिंग है, मोकरी वाला है, मतलब किसी की निंदा करना या व्यंग के सेंस में, थोड़ा मजाकिया रूप में, तो वो होता है आपका सार्डोनिक या मोकिंगली जिसको बोलते हैं। आंसर आपका होगा सी वाला। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम इस चीज को कर सकते हैं, आपको कई जगह पे पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या है कि आप इसको एक्सप्लेन करके समझो। कॉमिक का मतलब समझते हैं, कॉमिक्स क्या होता है, आपने कभी कभार बचपन में, हालांकि आजकल ऐसा जमाना है लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते, बहुत पहले कॉमिक्स आया करता था। तो कॉमिक्स का मतलब यहां पर अगर यस लगा दिया जाए तो कॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टोरीज हुआ करती हैं जैसे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी विद पिक्चर्स इन कॉमिक्स होता है, और कॉमिक रोल जिसको बोलते हैं। एक आइडियल वर्ड हुआ करता है IDY और DL, जिसमें क्या होता है, ऐसी पोइम्स होती हैं जो पिक्चर सीन के साथ होती है। देखा होगा बच्चों की किताबों में पोइम्स जो दी जाती हैं उनमें फिगर्स भी होते हैं, पिक्चर्स भी होते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे। तो वो अलग बात है, इनसाइटफुल और कंपैशनेट नहीं होगा, तो मोकिंग ही होगा। अब देखिए हमारा जो दूसरा है एंटोनिम्स वाला, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 10 का सेट है इसमें। एंटोनिम्स में, अब एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, अपोजिट वर्ड, जो भी शब्द आपका अंडरलाइन है उसका विपरीत शब्द आपको बताना है। अब विपरीत की बात करेंगे तो यहां पर देखिए सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करें। लिखा गया है He found her extremely attractive and charming। देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, तो चार्मिंग और अट्रैक्टिव दोनों सेम, एक समान ही शब्द होंगे। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण, आकर्षित करना या आकर्षण जिसको बोलते हैं, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट बताना है, सिनोनिम नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, अपोजिट बताना है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, वो जो आकर्षक, जिसको देख के लोगों को उससे आकर्षित हो जाए, उसके पास बात करने में, बैठने में उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका अपोजिट कैसा होगा, अननेचुरल से मतलब नहीं है, अलग ही तरह का मीनिंग है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक, ये भी नहीं होगा। डिसअप्रूविंग लिखा गया, तो ये देखिए रिपल्सिव मतलब लिखा है। रिपल्सिव का मतलब होता है घिनौना, एकदम बहुत ही गंदा, उसको बोलते हैं रिपल्सिव। तो जो चीज, जैसे मान लो कोई जगह है, कोई व्यक्ति है, तो वो अगर रिपल्सिव है तो उससे कोई भी व्यक्ति अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब उससे कोई बातचीत करना नहीं चाहेगा, ऐसा कुछ रिपल्सिव होता है। ये सिंपल है। सिनोनिम्स तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन एंटोनिम्स मैंने देखा है इसमें बहुत आसान है। जैसे दिया गया है दिस द स्काई इज बाउंडलेस। बाउंड मतलब क्या, बंधा हुआ, लेस का मतलब उससे अपोजिट हो गया। तो बाउंडलेस का मतलब हो गया जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। वाकई में है, स्काई बाउंडलेस है। अब बाउंडलेस का अपोजिट क्या होगा, तो जिसकी कोई सीमा हो। अब जब सीमा होगी तो देखेंगे हाई माने ऊंचा होता है, वास्ट माने चौड़ा होता है, एक्सपेंसिव भी वही सेम है। तो फाइनाइट आंसर होगा। देखिए फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, तो इसका अपोजिट है बाउंडलेस का अपोजिट क्या हो गया, फाइनाइट मतलब निश्चित, बिल्कुल।
सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 में भी बिल्कुल बिल्कुल आसान से 2 13 है, उसके बाद में 14 है। देखते हैं। अब आपका जो दिया गया है द स्काई इज क्लियर टुडे, यहां पर भी देखिए मैंने बताया ना कि जब यूपीएससी पेपर बनाती है तो कोई भी खास किस्म का कहीं से भी पैसे ले लेते हैं, उसी की कहानी से ही सारे क्वेश्चन बना देते हैं। स्काई इज क्लियर टुडे, क्लियर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, साफ, एकदम बादल नहीं है उसमें, मतलब कोहरा, कुआसा, फोग, स्मोक इस तरह का कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ, एकदम क्लियर। इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट में देखेंगे ब्राइट तो उजला होता है, वो तो सिनोनिम लग रहा है। क्लाउडलेस देखो वो भी साफ है। ब्लू स्काई जब साफ होगा तभी ब्लू दिखेगा, तो ओपेक आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल मीनिंग है इसमें एंटोनिम्स में। ओपेक है आपका अपारदर्शी, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं, अपारदर्शी और अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, धुंधला कह सकते हैं। आगे देखते हैं। आपका जो दिया गया है आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स, तो डीप का मतलब क्या होता है, गहरे से होता है, जहां पर बहुत ज्यादा गहराई हो, नीचे चले जाते हैं। तो गहरे का क्या होगा, तो गहरे का हिंदी में अगर अर्थ देखेंगे तो उथला होता है, जहां पानी कम होता है उसकी बात करेंगे। तो डार्क तो अंधेरा हो गया, लाइट माने हल्का हो गया, डेंजरस मतलब खतरनाक हो गया। आसान सा बिल्कुल सिंपल है आपका आंसर शैलो, शैलो मतलब उथला, जहां पानी के कम हो, गहरा ना हो, बिल्कुल ना के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया माय बॉस हैज बीन टू जेनरस, TOO2 लिखा। जेनरस का मतलब क्या होता है, दयालु, जो बहुत अच्छा है, एकदम नम्र है, विनम्र है, उसकी बात करेंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो उद्दंड है, र्यूड है। तो र्यूड के लिए क्या लिखेंगे, स्टिंगी तो नहीं होगा, स्टिंगी नहीं होगा, ये तो कंजूस से होता है। रफ हो गया। इविल माने क्या होता है, बहुत बुरा, इतना बुरा नहीं। और हॉस्टाइल भी सेम हो गया, दो मीनिंग तो बराबर हो गया। इसका आंसर होगा आपका रफ। रफ का मतलब होता है र्यूड, र्यूड मतलब कि थोड़ा सा थोड़ा घमंड से, अहंकार से, या कहने का मतलब र्यूडली बात करना है। तो माय बॉस हैज बीन टू जेनरस, कहने का मतलब ये। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे कि नहीं सर इविल और हॉस्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉस जो है वो देखिए वो स्ट्रिक्ट हो सकता है, उसकी लैंग्वेज खराब हो सकती है, लेकिन वो इविल और हॉस्टाइल नहीं हो सकता। इस वजह से इसका आंसर होगा रफ। चलिए आगे देखते हैं। अब दिया है स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। स्प्रिंग का मतलब होता है, आप जानते हैं स्प्रिंग, बसंत ऋतु। स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, अधिकता। अधिकता मतलब जिसको बोलते हैं अबंडेंस, जिसकी प्रचुर मात्रा में जो चीजें हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल आसान है, अपोजिट होगा आपका, जिसको प्रचुरता, अधिकता का आंसर होगा अपोजिट स्कार्सिटी, मतलब किसी भी चीज की कमी। तो यहां पर लिखा गया अगलीनेस हो गया, स्कार्सिटी हो गया, रफनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया। तो आंसर हो गया आपका स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब हो गया किसी भी चीज की कमी। स्कार्स का नाउन है ये, किसी भी चीज की किसी भी एरिया में कमी, जैसे पेड़ पौधे, पानी, किसी भी चीज की स्कार्सिटी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। देखिए इंडस्ट्रियस अलग बात होता है और इंडस्ट्रियल अलग बात होता है। देखिए यहां पर क्या, इंडस्ट्रियस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनती है, जो बहुत काम करता है। इंडस्ट्रियल एक वर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्री से संबंधित, समझ पा रहे हैं, औद्योगिक जिसको बोलते हैं। जबकि यहां पर जो शब्द दिया गया है वो है आपका इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है उद्यमी, जो व्यक्ति बहुत काम करता है, जो बहुत ज्यादा मेहनती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियस। तो इसका अपोजिट जब देखेंगे तो एक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं होगा, आंसर होगा बिल्कुल सिंपल सा आपका सी वाला, लेजी। लेजी का मतलब जो बहुत ज्यादा लेजी है, जिसको आइडल भी बोल सकते हैं, ID और LE, एक ये सब ध्यान रखेंगे, IDLE। आइडल भी कई बार मैंने देखा है, हमारे एग्जाम्स में आ चुका है ये। तो लेजी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस हियर। अब ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना, फूलना, फलना और तेजी से बढ़ना। उसमें पत्तियां आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, जो भी चीज है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अब उसका मतलब ना आना, ऐसा भी हो सकता है। इनलार्ज माने बड़ा होना होता है, जो कि उसका सिनोनिम जैसा लग रहा है। स्प्रेड माने भी बढ़ना, फैलना होता है। स्ट्रेच माने भी खिंचाव होता है। तो ये तो हो गया नहीं, क्योंकि ये तो सेम लग रहा है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है आपका श्रिवेल बिया। श्रिवेल का मतलब ही होता है किसी भी चीज को का सिकुड़ना, मुरझाना जिसको बोलते हैं। एकदम सही मीनिंग देखेंगे तो सिकुड़ना या मुरझाना या कुम्हलाना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हिंदी में लिखे रहते हैं, जिसका मतलब है सिंपल है।
देखिए कई बार है आंसर को एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा गया सी रेयरली कम्स हियर। तो रेयरली जो वर्ड दिया गया है, रेयरली का मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी है, ना के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं रेयरली। रेयर का मतलब क्या होता है, जो बहुत मुश्किल से हो, कम हो, कभी कभार हो, ना के बराबर। तो इसका अपोजिट जो होगा, जो हमेशा होता या तेजी से जो होता है, उसी की बात करेंगे। क्या है आपका आंसर, जो सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर देखिए, फ्रीक्वेंटली वर्ड दिया गया है। क्योंकि देखो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, शायद ही कभी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और नेवर जो लिखा गया है, नेवर का मतलब क्या हुआ करता है, कभी नहीं होता है। और ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। तो हमेशा नहीं, फ्रीक्वेंटली की बात करेंगे। रेयरली का अपोजिट जो है वो होगा आपका फ्रीक्वेंटली। तो इसके मीनिंग बिल्कुल सिंपल से हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सी इज अ रेदर क्रूड वुमन। क्रूड देखिए, मैंने लास्ट टाइम जो बहुत सारे यूपीएससी के जो जितने पेपर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईपीएफओ वगैरह में भी आ चुका है, कई बार ऐसा क्वेश्चन है ये। तो क्रूड का मतलब क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट कोई चीज घुमा फिरा के बात करना, इनडायरेक्टली बात करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, फ्रैंकली बोलना, जिसको बोलते हैं ना फ्रैंक। तो फ्रैंक भी हो सकता था, लेकिन इसमें दिया गया आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्रूड का मतलब इनडायरेक्ट वे में घुमाना फिराना, या कहने का मतलब उसको गोल गोल घुमाना, उसको सीधे पॉइंट पर ना आना, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर जो होगा आंसर आपका सी वाला हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है एकदम सीधा सीधा। अब हमारा देखिए सिनोनिम हो गया और एंटोनिम्स हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारा इडियम्स दिया गया है। मैंने ये देखा था इस वाले जो पेपर में, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो थे वो तो बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन इडियम्स जो है इसमें वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। कठिन कहना मतलब थोड़े से, देखिए कई बार होता है जब हम लोग तैयारी करते हैं तो आप बुक्स लेते होंगे, लास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करते होंगे, बुक से पढ़ते होंगे, या आपके जो टीचर्स हैं आपको बताते होंगे। कई बार इसी वजह से मेरी एक सलाह है कि जब भी आप इडियम्स के क्वेश्चंस करते हैं तो आजकल इडियम्स आपको, पुराना इडियम्स खासकर यूपीएससी में तो नहीं मिलेगा। आप जितना ज्यादा इडियम्स को नए जो मतलब कभी कोई डिक्शनरीज आती हैं नहीं, उसमें देख सकते हैं, या न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख सकते हैं, मैगजीन्स में भी देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिलेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा आपका पहला जो इडियम्स दिया गया है 21 जो है, ओवर स्टेप द मार्क। अब ओवर स्टेप द मार्क का मतलब क्या है देखते हैं। ओवर स्टेप द मार्क, देखिए जो चार ऑप्शंस दिए गए, अब इसमें सेंटेंसेस नहीं दिए गए। सेंटेंसेस अगर दिए जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाता है, लेकिन यहां पर ये क्लियर नहीं हो रहा, समझ पाए। अब यहां पर लिखा गया है ओवर स्टेप का मतलब आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने का मतलब है कुछ हद तक जो मार्क दिया गया है, मार्क का मतलब कोई निश्चित सीमा हो सकती है। तो टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, टू स्टेप इनटू समवन्स इल्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, और टू अपसेट समवन बाय डूइंग या सेइंग मोर देन यू शुड, मतलब अपनी हद पार कर देना। तो यही मतलब हुआ ओवर स्टेप द मार्क, अपनी हद पार कर देना। तो आप पढ़ेंगे सी वाले सेक्शन को, टू अपसेट समवन, किसी व्यक्ति को अपसेट कर देना, बाय डूइंग या सेइंग मोर देन यू शुड, जितना आपको बोलना चाहिए था उससे ज्यादा आपने उसको कह दिया, शायद बुरा कह दिया या भला या जो भी है। डूइंग मतलब उससे ज्यादा कर दिया, अति कर दी मतलब किसी भी चीज की। तो आंसर आपका सी वाला होगा। थोड़ा सा अर्थ छुपा रहता है अगर आप सही तरीके से देखेंगे, ओवर स्टेप द मार्क, तो अपने हद से ज्यादा। अब उसके बाद में पालसी वालसी फ्रेंड्स लिखा गया। देखिए पालसी वालसी फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है ये, अब देखो मैंने जब कई जगह पर कई बार मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, जो हमारे कोर्सेज वगैरह में जिन लोगों ने कोर्सेज लिए आप देखेंगे, उसमें मैंने जो इडियम्स पढ़ाए थे उसमें सारे के सारे इडियम्स, एक सेक्शन ये भी था जो हमारा ग्रुप वाले जो पेयर वाले इडियम्स हुआ करते हैं। पालसी वालसी फ्रेंड्स का मतलब होता है बहुत अच्छा फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। मतलब आप कई बार देखेंगे फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे। फास्ट फ्रेंड भी बोलते हैं, फास्ट मतलब आपका जिगरी दोस्त है। अब उसको हम बॉसम भी बोलते हैं, समझ पा रहे ना। और कई बार में देखा होगा आपने बमचम्स भी बोलते हैं, सॉरी बमचम्स भी बोलते हैं। लंगोटिया याद कर सकते हैं, देखिए BUMCHU और MS। फास्ट फ्रेंड भी बोलते हैं, बॉसम या बमचम्स, या कह सकते हैं देखिए पालसी वालसी फ्रेंड्स। अब नए नए शब्द आ जाते हैं, तो पालसी वालसी का मतलब हो गया आपका गुड फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये इसी वजह से कहा जाता है कि मॉडर्न होना, या कहने का मतलब मैगजीन्स वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ना इसी वजह से जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभार आपको नए मिल जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है। ये सिर्फ देखिए, इस वाले मैंने देखा था, ये पुराना इडियम, पुराने का मतलब जो पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उसका मतलब है ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। देखिए मैंने इसमें कई सारी फिल्में भी देखी, आप फिल्म देखते होंगे हॉलीवुड मूवीज में, प्रोमेथियस मूवीज देखी होगी आपने, या ग्रीक मैथोलॉजी से संबंधित एक ये कहानी है जिसमें प्रोमेथियस या उनसे संबंधित उसका कोई और भी भाई था, मुझे थोड़ा सा हल्का सा कम याद है अभी। तो पेंडोरास बॉक्स का मतलब एक ऐसा एक मटकी की तरह या मटके की तरह एक पात्र होता था, उसमें चीजों को भर के रखा जाता था लंबे समय तक, फिर उसको ओपन करते थे। लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि शायद इसमें अच्छी चीजें होंगी, लेकिन एक्चुअली वो जो है उसमें बुरी चीजें, जैसी किसी पॉइजन हो सकता है, कोई ऐसी गैस जिससे व्यक्ति को बीमारी लग जाए, किसी की मौत हो जाए या समस्या उत्पन्न हो जाए, उसको हम पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं, फिल्मों में देख सकते हैं, या मैथोलॉजीज पढ़ सकते हैं, ग्रीक मैथोलॉजी उसमें मिलेगा आपको। पढ़ने की कोशिश करें कि टू डू समथिंग दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, to do something out of compulsion, to do something beyond expectations, to do something out of the box that cause awards and ceremonies। नहीं, यहाँ पर ऊपर वाला आंसर होगा बिल्कुल सिंपल सा, something that causes a lot of new problems that you did not accept, जो आपने एक्सेप्ट नहीं की थी, नहीं की थी, वो है। तो आंसर आपका सिंपल सा है, ये वाला होगा पेंडोरास बॉक्स। ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है पुल योर सॉक्स अप। पुल योर सॉक्स अप का मतलब क्या है? अपने सॉक्स को पुल अप करना। पुल अप का मतलब पहले जो भी आप काम करते थे, जब आप उसमें अच्छे होते हैं, निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा फिर से आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट करना, तो पुल अप सॉक्स बोलते हैं। अब ऑप्शन देखेंगे इसमें, टू गेट वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, इंप्रूव योर वर्क एंड बिहेवियर, और टू स्पीक एन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन, टू बी इन कंट्रोल। तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने जो बताया आपको, ये दिखा, इंप्रूव योर वर्क एंड बिहेवियर। अपने वर्क और बिहेवियर को क्या करना है? इंप्रूव करना है। तो पुल योर सॉक्स अप, ये है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, टू गेट अंडर समबडीज स्किन। तो टू गेट अंडर समबडीज स्किन कहने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को खुजली लगती है, खुजली का मतलब डर्म का मतलब ही होता है, जैसे स्किन से ही हम स्क्रैच करते हैं, मतलब। तो जब खुजली कब लगती है? अब हमारे त्वचा के ऊपर वो चीज नहीं होती, कई बार बैक्टीरिया या फंगस या जो भी हो जाता है, तो वो त्वचा के नीचे धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि उस जगह की लोग सही तरीके से सफाई नहीं करते, ऐसा कुछ। तो अब उससे हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। इरिटेशन मतलब हम बहुत परेशान होते हैं, ऐसा कुछ। तो इसमें देखेंगे, टू डिसीव समवन, टू एडमायर समवन, टू एनॉय समवन। तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। देखिए लिखा गया है टू एनॉय समवन, मतलब किसी व्यक्ति को इरिटेट करना, वो होता है टू गेट अंडर समवन्स स्किन। नेक्स्ट दिया गया है टर्न, जो है ना टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी आ चुका है आपके एग्जाम्स में। टॉपसी टर्वी का मतलब क्या होता है? अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब एकदम उल्टा पुल्टा कर देना, गड़बड़ सड़बड़ कर देना। टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, टू कंप्लीटली इवैल्यूएट समथिंग, टू एंजॉय योरसेल्फ ग्रेटली, टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ कंप्लीटली। तो यहाँ पर जो टॉपसी टर्वी सिचुएशन का मतलब क्या होता है, या कुछ भी ऐसा, टू टर्न टॉपसी टर्वी का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को बिगाड़ देते हैं, मतलब उसके फिगर्स को या उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो आंसर आपका बिल्कुल सिंपल सा है, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, किसी भी चीज को पूरी तरीके से चेंज कर देना, ताकि कुछ भी समझ में ना आए कि ये पहले इसका फॉर्मेट क्या था, ऐसा कुछ समझ पाए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 27 जो आपका क्लैरियन कॉल है, ये एक ऐसा इडियम है, ये भी आ चुका है। देखिए 10 इडियम्स में से 2-3 इडियम्स ऐसे होते हैं जो पुराने पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यूपीएससी कम से कम 60% इडियम्स या कोई भी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें, और खासकर इडियम ही नए तरीके से देते हैं, वो बहुत ज्यादा। क्लैरियन कॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे क्लैरियन कॉल का मतलब है कि कोई भी जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, कोई भी अपील की जाती है। जैसे मान लीजिए अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो कहने का मतलब हमारी भारत सरकार ये कहती है लोगों से, भैया मास्क लगाओ, और अगर ट्रैफिक में निकलते हो तो हेलमेट सही से लगाओ, और मास्क लगाओ, लोगों से दूरी बना के रखो, लेकिन आदमी मानता नहीं है। कहने का मतलब ये है, तो जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत जोर रिक्वेस्ट करी जाती है कि नहीं भाई इस चीज को मानो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, तो यहाँ पर क्लैरियन कॉल का मतलब ही होता है आ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। देखो आपके सामने दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लैरियन कॉल का मतलब आ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। आप किसी से रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। अब मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप बाहर जाते हैं तो हेलमेट लगा के जाइए, या
पेट्रोल पंप पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, वो भी एक तरह का क्लियरिंग कॉल है, एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट हालांकि नहीं कह सकते, इसको यहाँ पर डिटर्मिनेशन में जाते हैं, कंपल्सन कर दिया जाता है, लेकिन कंपल्सन ही होता है। और फायर इन द बेली लिखा है। फायर इन द बेली का मतलब होता है, जैसे बेली का मतलब क्या होता है, पेट होता है, जो आपका सामने बेली, बेली डांस करते देखा होगा लोग, है ना, महिलाओं को। तो फायर इन द बेली का मतलब है जब अपने अंदर आग होती है ना, लोग बोलते हैं ना कि अपने अंदर आग पैदा करो। आप आग पैदा करने का मतलब ऐसा नहीं कि पेट्रोल पी लेंगे, मतलब किसी भी चीज को करने का जुनून होना चाहिए। जुनून का मतलब जैसे आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी चीज की, और आप स्पोर्टमैन बनना चाहते हैं, कुश्ती रेसलर बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑप्शन बिल्कुल आसान है। फियर एंड हेट्रेड लिखा गया, पावरफुल एम्बिशन, लव एंड डेडिकेशन, उसके बाद में डी नंबर लेथार्जी एंड इंडिफरेंट। लेथार्जी मतलब आलसी, आलसी बनोगे तो नहीं हो पाएगा। लव एंड डेडिकेशन में कुछ नहीं रहा है। पावरफुल एम्बिशन होना चाहिए, एम्बिशन, एम्बिशन मतलब क्या होता है, एकदम जुनून वाला, किसी भी चीज का सर पे जुनून चढ़ जाए कि नहीं मुझे एक्टर बनना है तो बन ही जाएंगे, वो वाला, तो वही होता है फायर इन द बेली। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पेयर वाले जो मैंने कोर्सेस में आपको इडियम्स बनाए थे, जिन लोगों ने कोर्स लिया था, आप देखेंगे मैंने पूरा का पूरा जो एक सेट ही बनाया था आपका, ये जो पेयर वाले इडियम्स होते हैं पूरा का पूरा। कई बार कमेंट्स में यह था कि सर इतना नया इडियम्स आप बनवा रहे हैं तो ये क्या वाकई में काम आएगा। अब उनको पता चलेगा यूपीएससी जो है एकदम नया इडियम्स ही देती है। तो हंकी डोरी सिचुएशन है, मैंने हंकी डोरी, टॉपसी टर्वी, जैसे होकस बोकस, हॉच पॉच, है ना, हैगेडली ब्रैगेडली, बहुत सारे ऐसे पेयर वाले इडियम्स कराते हैं। जिन लोगों ने किया होगा उनके पास जरूर होगा सेट। आप निश्चित आगे कभी भी कोई एग्जाम होता है उसमें भी मिलेगा आपको। आप दोबारा देखिए, हंकी डोरी सिचुएशन जो लिखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि देखिए ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें लोगों को लगता तो है कि शायद समस्या है, लेकिन एक्चुअली समस्या नहीं होती है। सिर्फ लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं यार ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो लेकिन वो समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि ये समस्या है, तो सब कुछ ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो देयर आर सीरियस इश्यूज अमंग द पीपल, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन आपका बी मिला, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। लोग खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये लगता तो है लेकिन होता नहीं, लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं बस। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इडियम है लिखा गया, गिव समबडी अ लेग अप। गिव समबडी अ लेग अप का मतलब क्या होता है, देखिए किसी की टांग खींचना नहीं है, ऊपर उठाना है। तो लोग देखा सुना होगा, किसी टांग खींचने का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की जैसे बुराई करना, या उसके ऊपर व्यंग करना, या उसको अपनी सफलता में आगे बढ़ रहा है तो उसको गिरा देना नीचे, तो टांग खींचने की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर टांग लेग अप कर रहा है। तो देखिए जैसे अगर अब आजकल के सिचुएशन में, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट देख रहे होंगे अगर ये वीडियो, तो आप जानते होंगे कि कितने लोग हैं जो पेड़ पर चढ़ लेते हैं। अकेले पेड़ पे चढ़ना ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप चढ़ लेते होंगे, लेकिन कई बार हम बचपन में या हमारे साथ दोस्तों में कैसा होता था कि जब पेड़ पे चढ़ना होता था ना, तो दूसरा व्यक्ति हमारी एक टांग को रोक के रखा था पेड़ में, या उसको सहारा देता था ताकि हम ऊपर चढ़ जाएं। ऐसा हमेशा किया जाता था। जो एक्सपर्ट होता था वो पहले चढ़ा देता सबको, फिर वो अपने बाद में चढ़ जाता था। जो कमजोर होता था, तो लेग अप का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को सहारा दो और वो व्यक्ति अपने आप में या आगे बढ़ जाए, या आप उसको बढ़ाने की कोशिश करो, वो सक्सेस की तरफ बढ़े। ऐसा तो आप पेड़ पे चढ़ने का हिसाब से देख सकते हैं, जिसमें आपका दोस्त आपकी पैर को सहारा दे रहा है ताकि आप आगे बढ़ जाएं। तो आप देख लें, इसमें आसान होगा। टू पुल समवन डाउन नहीं, टू डिसीव नहीं, धोखा देना नहीं, टू हेल्प समवन फॉर देयर लाइवलीहुड, लेकिन टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सही काम आपके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन काम आगे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी मदद कर सकते हैं। कहने का मतलब लोग करते हैं और अपने साथ उनको भी लेके चलते हैं ताकि वो भी सक्सेसफुल हो। तो आंसर आपका बिल्कुल सिंपल है, देख रहे हैं, आपका आंसर हो गया डी वाला। तो ये हमारे इडियम्स थे। तो इस सेक्शन में जो हम लोग ने देखा, इडियम्स थोड़े से कठिन है, बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स में कोई समस्या नहीं थी। अब देखेंगे हम लोग क्या है हमारा इसको स्पॉटिंग एरर है। स्पॉटिंग एरर का मतलब एरर असाइनमेंट करना आप जानते होंगे, ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि आजकल ये चलन में है बहुत ज्यादा कि जो भी ऑप्शंस दिए गए आपके 4 ऑप्शंस में आपको लग रहा है कि किसमें एरर है तो एरर निकालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आंसर आप नो एरर दीजिए, बिल्कुल आसान है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा गया, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग। आप देखिए, यू डोंट हैव अ मोनोपोली, किसी भी सफरिंग पर आप मोनोपोली नहीं रखते। अदर पीपुल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू, और उनको भी कोई प्रॉब्लम वो नहीं रखते। देखिए यहां पर थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, ये थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, हमें अपोजिट बात कहनी चाहिए थी।
तो अपोजिट बात करने पे या तो फिर इसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव का मतलब क्या है, सेंटेंस को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो, या तो फिर नेगेटिव बना रहने दो। तो ये आपका जो TOO2 वाला जो है आपका, इसको हटा दीजिए, इसका सेंस गड़बड़ लग रहा है। तो आपका आंसर होगा सी, लेकिन इंप्रूवमेंट भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया है इफ यू से दैट समवन you admire has feet of clay, you mean that they have hidden parts। तो यहां पर देखेंगे लिखा गया है if you say that, अब लिखा है someone लिखा गया। अब someone के बाद में देखोगे तो ये लिखा है you admire। you admire एक तरह का फिलर है। फिलर मतलब समझते हो, जैसे लोग बोलते हैं ना सेंटेंस के अंदर डाल देते हैं I hope, I feel, I admire, you admire। तो आप इसको पढ़ने के देखो, someone has feet of clay सही है। उसके बाद में you mean that they have hidden parts, तो यहां पर तो ये ठीक लग रहा है। तो हमारे हिसाब से ये जो आपका फिलर है, फिलर अगर हटा के देखोगे तो ये जो आपका हैज है, हैज से पहले जो सब्जेक्ट दिया गया, लेकिन हमें यहां पर कनेक्टर जो चाहिए होगा, और कनेक्टर चाहिए जैसे कि हम हु डाल सकते हैं, और दैट हुम नहीं डालेंगे, क्योंकि आप इसको सब्जेक्ट मत मानिए, फिलर को सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, या फिलर के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं माना जाता। इसको हटा के देखेंगे तो आप हु डाल सकते हैं, हु हैज फीट ऑफ क्ले, ठीक है। तो देखिए कई बार ऐसा होगा, आपको कई जगह पर गलत एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आपको गलत एक्सप्लेनेशन यहां नहीं मिलेगा, बहुत ही सटीक तरीके से आपको आंसर दिए जा रहे हैं। लिखा गया है ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज डिसीजन और ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। देखिए उसने कहा कि उसने अपना जो डिसीजन था, उसने चेंज डिसीजन का रिफ्यूज कर दिया। He refuses point out। point out का मतलब होता है प्रश्न करना, किसी से क्वेश्चन करना, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम मना कर दिया, तो उसको पॉइंट आउट नहीं बोलते हैं, पॉइंट ब्लैंक बोलते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब है, और सबसे बड़ी समस्या होती है फ्रेजल वर्ब की, समझ पा रहे ना। फ्रेजल वर्ब थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम करता है, हालांकि कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पॉइंट आउट की जगह पर पॉइंट ब्लैंक होगा। पॉइंट ब्लैंक का मतलब एकदम बिना सोचे समझे, हाँ नहीं हम करेंगे, मना कर दिया। तो यहां पर पॉइंट आउट की जगह पर पॉइंट ब्लैंक होगा। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आसान सा। लिखा गया है द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रीइंफोर्स द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। देखिए बिल्कुल जैसे बीपीएल क्वेश्चन होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको करने की इतना ज्यादा समस्या है ही नहीं। कंप्राइज के साथ में हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते, जब उसका यूज हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तब। कंसिस्ट या कंपोजिस होता तो हम इसका आंसर में ऑफ लगाते हैं, ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इन द 19th century most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government। तो उसने कहा कि जो 19th सेंचुरी की बात करी गई, ज्यादातर जो स्कॉलर्स मतलब क्या, जो पढ़े लिखे लोग या जो दार्शनिक लोग जिसको बोलते हैं, ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट। लिखा क्लियर फ्रॉम नहीं है, उनसे वो दूर रहते थे। इंपीरियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपना साम्राज्य बढ़ाना। अपना साम्राज्य बढ़ाना मतलब एक ऐसी सरकार, एक ऐसा राजा जो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, मतलब अपना जीतता जाता है, लोगों को हराता जाता है और अपने साम्राज्य को बढ़ा जाता था। लेकिन जो दार्शनिक स्कॉलर लोग होते हैं उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विचार देते थे, फिलोसफी देते थे। फिलोसोफर जो होते हैं उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा उनसे दूर रहा करते थे। तो यहाँ पर क्लियर फ्रॉम नहीं होना चाहिए, एक वर्ड मिलेगा आपको क्लियर ऑफ होता है, OFF वाला, ना कि क्लियर फ्रॉम। ये भी एक फ्रेजल वर्ब का, तो आपको बता देते हैं फ्रेजल वर्ब हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है। तो कभी कभार क्वेश्चन आपको फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम करेंगे, तो आप फ्रेजल वर्ब ज्यादा तरीके से पढ़ें। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, he began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions। उसने कहा कि उसने जो बिगिन किया अपना डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर दैट मैन एंड वुमेन, उसने अपना पॉइंट ये रखा कि जो आदमी और औरतें जो हैं वो क्या करते हैं, है डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। बिल्कुल सही है, आदमी का बायोलॉजिकल फंक्शन अलग होता है, औरतों का बायोलॉजिकल फंक्शन अलग होता है। उसने अपने डिस्कशन में ये शर्त मतलब ये अपना विचार रखा। तो विचार रखने के लिए पॉइंटिंग ओवर नहीं करते हैं, पॉइंटिंग आउट करते हैं। क्या लिखेंगे, पॉइंटिंग आउट करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, देखो इसमें भी फ्रेजल वर्ब है। तो जब हमारे एरर में, अब आपको एक सबसे अच्छा सीक्रेट बताते हैं, एरर वगैरह के लिए यूपीएससी सबसे ज्यादा आजकल फ्रेजल वर्ब देती है। कम से कम अगर 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन है तो 40% आपको एरर मिलेगा फ्रेजल वर्ब का। तो फ्रेजल वर्ब पे प्रीपोजिशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
उसके बाद में नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दो मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। हालांकि ही इज पुअर, हालांकि वो क्या है, गरीब है, लेकिन लिखा गया, लेकिन आया, लेकिन वो ऑनेस्ट है। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बट का ऑप्शन नहीं कर सकते। जब हम किसी भी सेंटेंस को दो या ऑल्दो से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्या लगाना चाहिए, कॉमा लगाना चाहिए, या पर भाई साहब लगाना चाहिए आपका येट, ना कि बट कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ध्यान रखेंगे। तो बट ऑप्शन नहीं। तो जब कोई सेंटेंस दो या ऑल्दो से स्टार्ट हो, या तो कॉमा लगाओ या तो फिर येट लगाओ, आप बट और स्टिल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ग्रामर में सब पढ़ाया जा चुका है। लेकिन अब जो भी कोर्सेस हमारे बन रहे हैं, जो भी कोर्स ले चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेल, जो भी है आपके, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें दी जाती हैं, सटीकता से आपको मैटर मिलेगा, सब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। 38 मैंने शुरुआत में जो बताया था, 38 नंबर जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर माय मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हैज बीन डूइंग लिखा गया। ये सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइमिंग होता है सिंस और फॉर का, जबकि सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है आपको सिंस और फॉर लगा हुआ। इसका मतलब ये सेंटेंस आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बना सकते, इसको हम सिंपल में बनाना चाहते हैं। सिंपल में बनाएंगे तो बी ऑप्शन में आपका इधर है। अब माय मदर क्या लिखेंगे, इज डूइंग एवरीथिंग, या हमारे हिसाब से प्रेजेंट के इंडिफिनिट बनाना चाहिए माय मदर, और होना चाहिए क्या, डज एवरीथिंग फॉर द फैमिली। मेरी जो माँ है वो फैमिली के लिए सब कुछ करती है, ये होना चाहिए, कर रही है नहीं, ये सही नहीं रहेगा। कंटीन्यूअस से लेके आप सीधे आ जाइए किस पे, इंडिफिनिट पर, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया कई जगह पर आपको अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। आईएनजी वाले फॉर्म में सेंटेंस को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज में लगातार हैबिचुअल होता है तो उसको प्रेजेंट के इंडिफिनिट में बनाना चाहिए, ना कि कंटीन्यूअस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया, when learning to dive it is important to relax in between and take breaks। तो when learning है, ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखिए जब भी कोई सेंटेंस में आईएनजी वाला फॉर्म होता है, मतलब कंटिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूअस चीजों के लिए हमेशा हम लोग when की जगह पर क्या यूज इस्तेमाल करते हैं, while का इस्तेमाल करते हैं, ना कि when। जैसे बोलते हैं ना, while I was walking in the street, ऐसा। तो यहां पर when जहां लिखा है वहां पर होना चाहिए while learning to dive it is important to relax in between and take breaks। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब इनर वाले का 40 नंबर लिखा गया है, I have the opportunity to study in America next year। सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी भी सेंटेंस में आप जब तक टाइम को नहीं देखेंगे, टाइम मतलब टाइम के हिसाब से टेंस चेंज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट ईयर, जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाया गया हैव, जो कि प्रेजेंट के परफेक्ट का है, गलत हो गया। आपको फ्यूचर के टाइमिंग में प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा। तो अब आप समस्या क्या है कि लोग बोलेंगे सर टाइम बदलेंगे या टेंस बदलेंगे। टाइम एंड टेंस का एक रूल है, किसी भी सेंटेंस में टाइम को देख के टेंस चेंज किया जाता है, ना कि टेंस को देख के टाइम चेंज किया जाता है। और जबकि नरेशन जब बनाया जाता है तो टाइम और टेंस दोनों चेंज किया जाता है। तो यहां पर फ्यूचर का सेंस लिखेंगे तो लिख देंगे हम लोग विल और हैव, समझ पा रहे ना, विल हैव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट सेक्शन है, लास्ट के 10 जो क्वेश्चन है 41 से लेकर 50 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो 4 ऑप्शंस दिए गए उन 4 ऑप्शंस को देखेंगे और उसके हिसाब से अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 में दिया गया, देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज अ डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ही अलग। डिस्टिंक्ट मतलब जैसे बोलते हैं डिस्टिंक्शन आता है लोगों का 75% पर, एकदम उसके विचारधारा, उसकी अलग ही छाप। डिस्टिंक्शन मतलब एकदम स्पेशल चीजें थी। कहने का मतलब है, देखिए लिखा गया पॉलिसी, पॉलिटी, अब्स्ट्रैक्ट और हायरार्की। हायरार्की का मतलब समझते हैं ना, हायरार्की का मतलब आंसर तो यही होगा। हायरार्की का मतलब है कि जब हमारा वंशानुगत किसी भी चीज को चलाते हैं, या वहां पर जो एक क्रम से जो चीजें चलती है, उत्तराधिकारी वाली जो सरकार होती है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हायरार्की आंसर होगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज अ डिस्टिंक्ट हायरार्की, और बाकी यहाँ पर नहीं होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 42 लिखा गया है, आई वाज स्पेस दिया विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो क्या हो गया फिल्म से। अब जानते हैं कि पहले अगर आपको जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते कि ऐसा मेरे साथ होगा या मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन आपके साथ आकर नहीं हुआ,
तो आप क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा आंसर आपके सामने लिखा है, डिसअपॉइंटेड लिखा गया है। अब डिसअपॉइंटिंग नहीं, सेंटेंस पास्ट में पास्ट का परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल बनाना चाहिए, ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखते हैं, लिखा गया इट वाज अ एक्सपीरियंस एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, सब शॉक्ड थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा? जब कोई व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है तो शॉक कब हो सकते हैं? जब आपको बहुत ज्यादा कुछ डरावना दिख जाए, या बहुत ज्यादा वंडरफुल तो नहीं, कैसा डिस्गस्टिंग दिख सकता है। तो अब यहां पर टेरिफाइड लिखा गया, टेरिफाइड नहीं, डरावने के लिए हम टेरिफाइंग यूज करते हैं, ना कि टेरिफाइड। देखो स्केयर्ड माने स्केयर्ड और स्कैरी में अंतर होता है। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ और स्कैरी मतलब डरावना, भाई इसी वजह से अंतर है इसमें। टेरिफाइड मतलब अलग बात होती है और टेरिफाइंग अलग है। तो इस वजह से टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, ये एक बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हर एक आदमी कैसा था, शॉक्ड था। नेक्स्ट, उसके बाद में 44 जैसे क्वेश्चन दिया गया है। 44 में लिखा गया एलिफेंट स्पेस दिया व्हेन दे परसीव डेंजर। एलिफेंट जो है, हाथी है, अगर डेंजर को परसीव करते हैं तो वो क्या करते हैं? ये बिल्कुल आसान सी बात है, ट्रम्पेट की बात करेंगे, ये वाला है। तो अब इसको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में 45 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लिखा गया द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर was such a success that now they are going to make a। अब पहली फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो दूसरा उसका क्या बनाया जाता है? फिल्में देखते हैं, बिल्कुल आसान है। उसी से संबंधित दूसरा पार्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वल बोलते हैं। सीक्वल मतलब जब किसी भी पार्ट का, मतलब जब किसी भी फिल्म का दूसरा पार्ट आता है तो उसका सीक्वल, उसी पे आधारित किरदार या उसके आगे की कहानी हम देते हैं। उसके बाद में 46 नंबर दिया गया है, द यूनाइटेड नेशंस हैड स्पेस दिया 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट। तो यहां पर देखिए, जब कोई यूनाइटेड नेशंस के 2020 को क्या इंटरनेशनल क्या करते हैं हम लोग? डिक्लेयर करते हैं। यहां पर रूल दिया गया, ऑर्डर दिया गया, फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जबकि आंसर क्या होगा आपका? डिक्लेयर्ड। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखते ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हाँ, इडियम्स इसमें बहुत ज्यादा कठिन थे, ध्यान रखेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा कठिन जरूर होता है जो बैलेंस करना पड़ता है उसको। तो यूएसए ने जो है, यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो है डिक्लेयर किया। उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माय ब्रदर इज स्पेस दिया पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे। देखिए उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो पंक्चुअल है, लेकिन आज वो कैसा है? लेट है। तो इसका मतलब पंक्चुअल होगा कैसा? नॉर्मेटिवली लिखा गया, प्राइमरली लिखा है, नॉर्मली, बेसिकली। आंसर बिल्कुल है, सामान्यता की बात करेंगे। जनरली या नॉर्मली एक ही बात होती है कि मेरा जो भाई है वो नॉर्मली कैसा है? पंक्चुअल है। सामान्यतः वो हमेशा टाइम पर आता है, लेकिन आज जो है वो लेट हो गया। तो ये सिंपल सा एडवर्ब आपको इसमें लगाना था। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन, माय सन इज वेरी स्पेस दिया ही ट्रस्ट एवरीवन। जब कोई व्यक्ति किसी पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, अ पर्सन हु ट्रस्ट एवरीबॉडी, है ना, इजीली, तो उसको ग्यूलेबल बोलते हैं। वन वर्ड्स में पढ़ा होगा तो उसमें आ जाएगा। तो वन वर्ड्स में इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा, ग्यूलेबल। फेलेबल वो होता है जो फेल हो जाता है, सेंसिबल आप जानते हैं, और क्रेडिबल जानते हैं। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास नहीं होता, और क्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास किया जाए, लेकिन करने वाला अलग है। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। महात्मा गांधी जो थे वो कैसे थे? ह्यूमैनिटी के लवर थे, एंड अ बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। और वो एक बिलीवर, उनका मानना था, स्टॉन्च बिलीवर मतलब बहुत ही पावरफुल थे। यहां पर ये है पावरफुल, मतलब यहां पर थोड़ा सा अलग वर्ड है। कई बार लोगों ने ये पावरफुल का ऑप्शन किया, जबकि पावरफुल ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ये आंसर आपका नहीं होगा, स्टॉन्च होगा। स्टॉन्च का मतलब बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज्यादा, एकदम वो एक तरह का बिलीवर ही होता है। बिलीवर के लिए बेसिकली अच्छा एडजेक्टिव जो है वो स्टॉन्च ही है। उसके बाद में आज का ये जो पेपर, एनडीए का पेपर था, ये लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए लास्ट क्वेश्चन ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। मैं टॉपिक भी बता दे रहा हूं कि कौन सा सेंटेंस है आपका। कंडीशनल सेंटेंस आप जानते हैं, जब कोई सेंटेंस में आप आई विश, आई होप, इससे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा, लेकिन बाद वाला जो सेंटेंस है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में होता है। आप कंडीशनल सेंटेंस इमेजिनेशन वाला पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस वजह से सेंटेंस में ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी वाला, न्यू। न्यू यहां पर देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, नो का सेकंड फॉर्म नहीं होता। आई विश आई न्यू हर बिफोर वी मेट। काश मुझे, मैं उसको जानता होता
कब जानता होगा? जब हम उससे मिले थे, उससे पहले से जानता होगा, शायद ऐसा हो उसके साथ बुरा हो गया हो इस वजह से। तो कंडीशनल सेंटेंस में, इमेजिनेशन में ऐसा बोलते हैं ना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, इस तरह का। तो ये कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 50 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, 10 हो गए आपके इडियम्स, 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 स्पॉटिंग एरर। तो ये हमारा रहा एनडीए का फुल पेपर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, जैसे सीडीएस हो गया या सम अदर यूपीएससी के जो पेपर्स होंगे। और कोई भी तैयारी करते हो आप, वोकैबुलरी और ग्रामर वो सारी चीजें एक ही आती है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम्स में कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ऐसा कुछ समझ पा रहे ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।